हेलो फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर टॉपिक्स एट अ ग्लांस की इस वीडियो सीरीज़ में आज हम सेकंड टॉपिक कवर करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सॉइल साइंस का एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है सॉइल इरोजन, उसको हम कवर करेंगे। इससे पहले मैं एक वीडियो में सीरीज टॉपिक कवर करा चुका हूँ। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो कवर नहीं किया है पहले वो देखें, उसके बाद इसको देखें। उसमें भी बहुत अच्छी ट्रिक के द्वारा मैंने बताया है, इसमें भी मैंने बहुत अच्छी ट्रिक यूज़ की हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सॉइल इरोजन टॉपिक में हम जानते हैं कि जो सॉइल इरोजन होता है वो मिट्टी का क्षरण या मृदा का या सॉइल का वन प्लेस से किसी अनदर प्लेस पे चले जाना, मूवमेंट करना या ट्रांसपोर्टेशन करना, उसको हम बोलते हैं सॉइल इरोजन। जो सॉइल इरोजन की तीन मेन फेजेस होती हैं, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी जाता है। जो फर्स्ट स्टेप होती है उससे हम सेपरेशन बोलते हैं, सेकंड ट्रांसपोर्टेशन एंड थर्ड वन इज एकोमोडेशन। सेपरेशन मतलब होता है कि जो सॉइल पार्टिकल, जो सैंड सिल्ट क्ले, जो मेन जो सॉइल पार्टिकल रहते हैं उनका अपने पेरेंट मटेरियल से टूटना। सैंड सिल्ट क्ले जो मेन सॉइल पार्टिकल जो तीन है उनका अपने मेन पेरेंट मटेरियल से टूटना, जैसे किसी रॉक से सैंड सिल्ट क्ले का अलग हो जाना, या जो पहले क्लॉट्स हैं, जो खेत में क्लॉट्स हैं उनसे ये तीनों पार्टिकल का अलग होना। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन होना, तब जिस जगह पे ये अलग अलग टूट टूट के बिखरे हैं उनसे ये दूसरी जगह पे जाना। दूसरा प्रोसेस हो गया ट्रांसपोर्टेशन। और जो तीसरा प्रोसेस होता है वो होता है एकोमोडेशन। तो जैसे मान के चलो ये एक खेत में क्लॉट्स है, इसमें पहले छोटे छोटे इसके सारे जितने भी जो पार्टिकल्स है वो टूटे, इससे हम बोलते हैं सेपरेशन। इस प्रोसेस से बोलते हैं सेपरेशन। उसके बाद ये यहाँ से ये दूसरे वाले फील्ड में आ गए, इससे बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। और जब यहाँ आके ये इकट्ठे हो जाते हैं तो इससे बोलते हैं एकोमोडेशन। ये तीन फेजेस हो गई सॉइल एरोजन की। उसके बाद जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो अलग अलग मीन्स के द्वारा होता है। ऐसा तो है नहीं कि उनका हाथ पैर कि अपने आप चले जाएंगे सॉइल पार्टिकल, कोई ना कोई मीडियम तो उनको चाहिए ना। तो उन मीडियम में मेनली चार प्रकार के मीडियम होते हैं, या तो वाटर के द्वारा, या विंड के द्वारा, या ग्रेविटी के द्वारा, या ग्लेशियर या इसे हम बोलते हैं आइस। आइस के द्वारा भी कभी कभी मेल्ट होते हैं, या जैसे चट्टानें टूटी और उस पर बर्फ़ बर्फ़ था या आइस था, अब वो आइस जो बहा उसके साथ जो चट्टान थोड़ा घिसे और उससे जो सॉइल पार्टिकल या चट्टानों के जो भी मटेरियल से वो अलग हुए तो वो आइस के द्वारा होते हैं। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ये इस टॉपिक से मेनली, कि जो मूवमेंट होती है ऑफ सॉइल पार्टिकल बाय द वाटर इज नोन एज एलुवियल या एलुविएशन। अगर वाटर के द्वारा मूवमेंट होती है तो उसे बोलते हैं हम एलुविएशन। विंड के द्वारा होती है तो एओलियन एओलियन। और विंड के द्वारा भी टू प्रकार से होती है, एक तो सैंडी सॉइल उड़ जाती है नॉर्मली देखा होगा हमने, या फिर जो सिल्ट उड़ती है, सिल्ट से बोलते हैं लॉसेस, लूज लूज, एस से सिल्ट, इसके भी लास्ट में एस एस आएगा। और सैंडी सॉइल से एयर में उड़ना, तो एयर से एओलियन। एयर में, एयर मतलब विंड, विंड से अगर सैंड उड़ रही तो एओलियन। और अगर सिल्ट सिल्ट सॉइल में अगर ये बाय विंड ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो उसे लुइस बोलेंगे। उसके बाद ग्रेविटी आता है, ग्रेविटी के सॉइल पार्टिकल की मूवमेंट बोलते हैं कोलोवियल या कोलोविएशन। उसके बाद ग्लेशियर या आइस से बोलते हैं ग्लेशियल। तो ग्लेशियर से ग्लेशियर तो आपको याद हो जाएगा। मेनली वाटर और ग्रेविटी का आप बहुत अच्छे से याद कर लें। वाटर से एलोविएशन या एलोवियल बोलते हैं, ग्रेविटी से बोलते हैं कोलोवियन। उसके बाद ये जो सॉइल इरोजन होती है दो प्रकार से होता है, एक तो होता है नेचुरल जियोलॉजिकल या नॉर्मल सॉइल इरोजन, जो प्राकृतिक ढंग से होता है, जिसमें मेन मेड आर्टिफिशियल या फिर कोई हाथ नहीं रहता मनुष्य का, उससे हम बोलते हैं नेचुरल जियोलॉजिकल एंड नॉर्मल सॉइल इरोजन। ये होती इसकी जो रेट ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज रेट ऑफ सॉइल इरोजन से अगर ज़्यादा है तो इससे हम बोलते हैं नेचुरल। मतलब अगर मृदा बन ज़्यादा रही है और क्षरण या इरोज कम हो रही है तब उससे बोलते हैं नेचुरल सॉइल इरोजन। क्योंकि ये प्राकृतिक है तो प्राकृतिक में कोई बनेगा तो पुराना मिटेगा भी। तो लेकिन क्या है, जो बनने की जो फॉर्मेशन की रेट है वो मिटने की रेट से क्या है, ज़्यादा है, इसलिए इससे नेचुरल या जोग्राफिकल या नॉर्मल सॉइल इरोजन ये तो होता ही रहता है, क्योंकि वो तो प्रकृति का नियम है कि कुछ नया बनेगा तो पुराना तो हटेगा ही। उसके बाद दूसरा होता है एसिलरेटेड। एसिलरेशन मतलब तेज, ये जो तेज़ी से होता है उसे बोलते हैं एसिलरेटेड। मैन मेड, जिसमें क्या होता है मनुष्य के द्वारा उसमें उसको हाथ होता है, इसलिए इसको बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रो मतलब होता है मेन, या हमेशा याद रखें कहीं भी अगर एंथ्रो का मतलब होगा या एंथ्रो वर्ड आएगा तो उसका डायरेक्ट कैसे रिलेशन है मेन मेड से, मैन मेड। उसके बाद होता है एब नॉर्मल, ये नॉर्मल था, ये नॉर्मली होता रहता है, ये एब नॉर्मल है। जब ऐसा होने लगे तो समझ जाओ कि सॉइल इरोजन हो रहा है और ये इसको रोकना पड़ेगा, इसलिए ये हार्मफुल की कैटेगरी में आता है। ये वाला जो इरोजन होता है वो कैसा होता है, हार्मफुल सॉइल इरोजन होता है। इसमें रेट ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज लेस देन रेट ऑफ
सॉइल इरोजन, मतलब इसमें जो इरोज सॉइल हो रही है उस वो ज़्यादा हो रही है फॉर्मेशन की अपेक्षा, फॉर्मेशन हो रहा है कम का और हट रही है ज़्यादा, तो इसलिए ये क्या है, डेंजरस होता है। अब इसके मेनली दो प्रकार होते हैं, वैसे तो होते तीन है, लेकिन एग्ज़ाम के बेसिस पे या फिर जो भी अब यूजी या पीजी में सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वो मेनली दो होते हैं, एक होता है वाटर इरोजन और एक होता है विंड इरोजन। वाटर पहले हम पढ़ते हैं वाटर इरोजन, उसके बाद हम देखेंगे विंड इरोजन। तो सबसे पहले वाटर इरोजन की बात करते हैं। तो वाटर इरोजन में क्या है कि 80% ऑफ टोटल सॉइल इरोजन ये होता है। 80% जैसे 100% अगर सॉइल इरोजन हुआ, जैसे 80% सॉइल वाटर के द्वारा इरोज होगी और बची कुछ 20% विंड इरोजन कम होता है। ये ज़्यादा रेगिस्तानी राजस्थानी वाले एरिया में ज़्यादा होता है विंड इरोजन। वाटर इरोजन तो नॉर्मली हर कहीं होता है, क्योंकि हवाएं तो ऐसे मानसून तो सिर्फ रेगिस्तान में ही चलते हैं, और से ज़्यादातर जो सैंडी सॉइल रहती हैं वो विंड के द्वारा इरोज होती हैं, और जो सैंडी सॉइल जो ज़्यादा है वो राजस्थान वो वाले एरिया में, रेगिस्तानी एरिया में ज़्यादा है इधर, और बाकी ऑल ओवर इंडिया में ज़्यादातर वाटर से इरोज होती है। ये होता है, इसलिए इसको 80% ऑफ टोटल इरोजन। इसकी जो स्टेप्स होती हैं ये मतलब जो किसके कितने स्टेपों में ये सॉइल इरोज होता है वो 4 प्रकार से होते हैं। इनको हम ट्रिक से भी याद करेंगे। पहले एक बार आप ऐसे देख लें, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट में आता है स्प्लैश इरोजन, या ऐसे बोलते हैं बौछारें, रेन ड्रॉप। क्या होता है, जैसे ये फील्ड है, अब इधर पे बहुत सारे सॉइल हैं और सॉइल पार्टिकल, अब जैसे एक बूंद यहाँ से आई, गिरी, और ये इस किसी भी सॉइल पार्टिकल गई, वो इधर से इधर गया, इधर से इधर गया, तो इस टाइप के जो स्प्लैश इरोजन उसे बोलते हैं हम क्या, स्प्लैश इरोजन या फिर रेन ड्रॉप, या फिर बारिश की बूंदों का कारण जो होता है उसे बोलते हैं रेन ड्रॉप। ये होता है फर्स्ट स्टेज ऑफ सॉइल इरोजन। उसके बाद होता है सीट, अगर इसको उसके बाद जो होता है सीट, उससे बोलते हैं परत। ये मोस्ट डेंजरस इन सॉइल फर्टिलिटी, ये होता है सॉइल फर्टिलिटी के लिए ज़्यादा डेंजरस होता है। सॉइल फर्टिलिटी के लिए क्यों ज़्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट और जो फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल प्रेजेंट रहती है वो सब सरफेस या अपर सरफेस में रहती है। नीचे तो फिर रॉक्स वगैरह आ जाती हैं, जो ऊपर की जो मर्दा रहती है लगभग लगभग 1.5 फीट नीचे तक की, बस वही जो रहती है वो मेनली क्या रहती है, उपजाऊ मृदा रहती है। और इस वाली जो सीट सीट मतलब समझ रहे होगे आप, सीट मतलब पूरा का पूरा हिस्सा, जैसे ये सॉइल सॉइल ऐसे नीचे 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 ऐसा है, तो ये जो पहली वाली लेयर पूरी की पूरी उड़ के इरोज हो गई, तो उसे हम बोलते हैं शीट इरोजन। इसलिए ये क्या, ये सबसे हाईएस्ट होता है और सबसे डेंजरस है फर्टिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। अननोटिस बाय द फार्मर, ये लगभग लगभग क्या रहता है, अननोटिफाइड रहता है। नॉर्मल नॉर्मल इंसान जो नॉर्मल खेती करता है या किसान उसको नहीं समझ पाता, और लेकिन ये बहुत डेंजरस होता है। उसके बाद आता है रेल इरोजन, इसी के बाद परत के बाद आ जाता है रेल। तो रेल रहता है इसमें स्मॉल चिल्ड्रन रेल, इसमें क्या होता है, जैसे कोई भी फील्ड है इसमें छोटे 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 छोटे, आपने देखा होगा कभी कभी बहुत बारिश के बाद ग्राउंड पे या कहीं ऐसे पानी जहाँ से बहते हैं वहाँ पे गड्ढे हो जाते हैं, नालियाँ सी बन जाती है, उसे हम बोलते हैं रेल इरोजन। इसमें क्या होता है, पूरी जो मृदा रहती है, ऊपर के जो सॉइल पार्टिकल रहते हैं वो पानी के साथ बह के चले जाते हैं, इसलिए इससे बोलते हैं रेल इरोजन। और कंट्रोल बाय द टिलेज, ये कंट्रोल मेजर हम बाद में पढ़ते हैं। उसके बाद आएगा गली इरोजन। गली इरोजन रहता है, रेबन से बन जाती हैं बड़ी बड़ी नालियाँ, नालियाँ बन जाती हैं, और ये एक बार अगर गली इरोजन तक अगर ये वाटर इरोजन का जो स्टेज है वो गली इरोजन तक पहुंच गई तो इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब देखते हैं इनके कंट्रोल मेजर। तो सबसे पहले आता है कि स्प्लैश इरोजन, इसमें तो चलो नॉर्मल है, ये ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, मेन मेड ये मेन मेड सॉरी मतलब ये ज़्यादा दिक्कत नहीं होती क्योंकि ये नेचुरल टाइप का ही है। उसके बाद सीट इरोजन होता है, ये डेंजरस अननोटिस बाय द फार्मर नहीं होता, इस पे इसको ध्यान देना चाहिए नॉर्मली किसानों को। उसके बाद रेल होता है, ये कंट्रोल बाय टिलेज, अगर ये रेल है तो आप टिलेज करके जहाँ जहाँ भी नालियाँ हैं उधर से टिलेज कर दो, या कल्टीवेटर चला दो या हल चला दो, जो भी है, तो वो जहाँ जहाँ भी गड्ढे बने हैं या नालियाँ बनी हैं उधर जो जहाँ ज़्यादा मृदा है उधर वो लेबलिंग हो जाएगी, तो ये हो जाएगा। और गली इरोजन जो है वो अनकंट्रोल फॉर्मल होता है क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी रेवेंस बन जाती हैं, इसलिए अनकंट्रोलेबल होता है। कंट्रोल इसके दो मेजर हैं, एक तो एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिस से भी इसको रोका जा सकता है, खेत में एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिस करके, या फिर मैकेनिकल प्रैक्टिस करके। एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिस कहाँ की जाती हैं, जहाँ पे खेत का स्लोप जो ढलान है ना, क्योंकि आपने देखा होगा वैसे ये समझ में नहीं आता, ये बहुत साइंटिफिक लैंग्वेज है जो स्लोप है, क्योंकि हम लोग तो देखते हैं कि ये तो सीधा ही, इसमें कहाँ स्लोप है, लेकिन जब कंप्यूटराइज इसकी वो करते हैं ना, तब हमको पता चलता है कि खेत लेवलिंग तो बहुत कम ही होती है। आजकल कंप्यूटर के द्वारा लेबलिंग होने लगी है, लेकिन जो खेत रहते हैं वो थोड़ा ना कहीं स्लोप जरूर रहता है, कहीं की भी मृदा हो, क्योंकि हमेशा बिल्कुल एक सी फ्लैट फ्लैट सरफेस नहीं होती। तो जहाँ पे अगर 2% कम स्लोप है उधर एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस के द्वारा इसको रोका जा सकता है, और जहाँ 2% से ज़्यादा स्लोप है वहाँ मैकेनिकल प्रैक्टिसेस करते हैं। एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस मतलब वही जो आपने देखा होगा कभी मतलब क्रॉपिंग सिस्टम चेंज करके, या एक फसल के बाद दूसरी फसल लगा के, या नॉर्मली
गहरी जड़ वाली फसलें लगा दो, जिससे क्या मिट्टी को बांध के रखेंगी, तो मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह तक इरोज नहीं हो पाएगी। दूसरा, जो मैकेनिकल मेजर में दो प्रकार के होते हैं। एक वो जहाँ स्लोप 6% तक हो, वहाँ कंटूर बंडिंग कर दें, मिट्टी को बांध दें, बंड बना दें। और जहाँ 3 से 12 से 33% है, वहाँ बेंच बंडिंग की जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कंटूर बंडिंग कहाँ की जाती है, जहाँ 6% तक स्लोप रहता है, 2 से 6% तक। 2 से कम है तो इकोनॉमिकल प्रैक्टिस कर दें, 2 से 6 है तो कंटूर बंडिंग की जाएगी, और 12 से 33 तक है तो बंच बंडिंग की जाएगी। 12 से 33 तक बंच बंडिंग की जाएगी। अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं। इसकी ट्रिक जो उसको याद करने की, स्पर्शी रिलगी, ये इसकी ट्रिक है। स्पर्श मतलब टच मतलब स्पर्श करना, किसी को टच करते हैं तो उससे क्या बोलते हैं, स्पर्श। किसको किया टच, रिल गी को, रिल ने गी को क्या किया, स्पर्श किया। तो स्पर्श में इस से हो गया क्या, स्प्लैश, इस पे से हो गया स्प्लैश, सा से हो गया सीट, स्पर्शी, इस पे से हो गया ये, और सी से हो गया सीट, और रिलगी मतलब रिल, और जी से गली। तो ये हो गया आपको याद। और ये इनका क्या है, प्रोसेस्ड फॉर्म है, मतलब ये स्टेप बाय स्टेप है। पहले हो गया इस पे से स्प्लीस, सीट से शीट, रेल से रेल, और गी से गली। तो ये होंगे इनके स्टेप। अब दूसरा हम देखते हैं, दूसरे टाइप ऑफ सॉइल इरोजन, वो है विंड इरोजन। ये विंड इरोजन एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। जो डेजर्टिफिकेशन होता है राजस्थान के एरिया में, वो किसके कारण होता है, जो मैंने अभी बताया था, क्योंकि इसमें रेतीली मृदा ज़्यादा क्या हो जाती है, इरोज हो जाती है। इसलिए जो राजस्थान में डेजर्टिफिकेशन मतलब रेत का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, या रेत का डेजर्टिफिकेशन होना, वो राजस्थान में क्या कारण होता है, उसका जो कारण होता है वो होता है विंड इरोजन। विंड इरोजन ही है उसका मेन कारण, डेजर्टिफिकेशन का। उसके बाद इसके भी अलग अलग प्रकार के, जैसे हमने उसमें चार टाइप पढ़े हैं वाटर इरोजन में। अब इसमें इवेंट इरोजन में हम इसके मेन 3 टाइप पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बाकी सरल भी है, उससे इसमें इतना ज़्यादा कुछ है नहीं है। इसके होता है पहले सरफेस क्रीप, सॉल्टेशन और तीसरा सस्पेंशन। इनकी पार्टिकल साइज पूछी जाती है एग्जाम में, कि अगर ये सरफेशन क्रीप अगर होगा तो इसमें कौन से कितने साइज के जो पार्टिकल हैं वो मूवमेंट करेंगे, इसलिए इनकी ये पार्टिकल साइज है। सरफेस क्रीप में 0.5 mm से 1 mm तक, या फिर लेस देन 0.5 mm तक ये जो पार्टिकल रहेंगे और वो मूव करेंगे सरफेस क्रीप में, जो सरफेस पे पाए जाते हैं। क्योंकि सरफेस पे तो हम बहुत सारी इकोनॉमिकल प्रैक्टिसेस होती हैं और एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ भी बहुत होती हैं, तो यहाँ पर जो सॉइल पार्टिकल की साइज वो कम होती है। तो इतने से इतने तक अगर जो सॉइल पार्टिकल मूव करेंगे तो इसमें ये 0.05 से कम तो बड़े सरफेस क्रीप में होगा। ये लगभग जो टोटल सॉइल इरोजन विंड इरोजन है उसका 5 से 25% तक होगा। सबसे ज़्यादा होता है सॉल्टेशन, उच्छालन बोलते हैं इसे। सॉल्टेशन में क्या होगा, इसमें होगा मोर देन 0 to 0.5 mm, इसमें होगा 0 to 5 mm से लेके 0.1 mm तक, वो होगा सॉल्टेशन से। और ये सबसे हाईएस्ट होता है। 5 से 50 से 75% जो मूवमेंट होती है ना सॉइल पार्टिकल की विंड इरोजन के द्वारा, वो सॉल्टेशन के द्वारा होती है। उसके बाद नेक्स्ट आया सस्पेंशन। सस्पेंशन को हिंदी में निलंबन बोलते हैं। इसमें 0.1 mm से नीचे वाले जो सॉइल पार्टिकल रहेंगे वो मूव करेंगे। तो ये तो याद हो जाएगा, सरफेस, सॉल्टेशन और सस्पेंशन। ये मैंने पार्टिकल साइज इस हिसाब से जमाई है कि ये 0.05 से ज़्यादा, ये 0.01 से कम, और ये जो दोनों के बीच का आ गया अपना सॉल्टेशन। इसमें 3 से 4% मूवमेंट ही होती है। कंट्रीब्यूशन इसका कितना है, 3 से 4% ही सॉइल पार्टिकल मूव करेगा। तो ये आ गया आपका सॉइल। इसके कंट्रोल मेजर क्या, एक तो विंड ब्रेक बना लो। नॉर्मली विंड से क्या, हवा तो या तो विंड ब्रेक रोक दो, यानी कि फिजिकल वेल आपने बहुत पढ़ा होगा, विंड ब्रेक और सॉल्टर बेल्ट। विंड ब्रेक क्या होता है, ये खेत के चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ लगा दिए जाते हैं, जिससे जो हवा की गति को कम कर देते हैं। वो आएगी हवा, पहले पेड़ से टकराएगी तो हवा की स्पीड कम हो जाएगी। उसके बाद ओनली द लिविंग बैरियर्स लाइक स्ट्रब एंड प्लांट्स, ये शेल्टर बेल्ट जैसे साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लगा दिए, इस तरफ पेड़ों की एक वो लगा दी, है इस तरफ एक पेड़ों की लाइन लगा दी, उगा दिए लाइन में, तो वो भी क्या करते हैं, हवा के बहाव को कम कर देते हैं, तो उसे बोलते हैं शेल्टर बेल्ट। ये इसके दो टाइप के कंट्रोल हो गए। एक तीसरा टाइप जो मैं बोल रहा था, जो होता है वेव इरोजन। वेव इरोजन क्या होता है, जब कंबाइंड वाटर और विंड दोनों से अगर सॉइल इरोजन हो तो वेव इरोजन, इसको बोलते हैं स्ट्राइप बैंकर। तो इसको याद कैसे करेंगे कि बैंकर्स मतलब जो बैंक के कर्मचारी हैं, उन्हें क्या कर दी, स्ट्राइक कर दी। क्या कारण, वेव, बहुत तेज वेव आ रही है या लहर आ रही है, जिससे बैंक वालों ने क्या कर दी, स्ट्राइक। तो स्ट्राइक बैंकर, वेव इरोजन से बोलते हैं स्ट्राइक बैंकर। अब कुछ इसके एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं इससे रिलेटेड, सॉइल इरोजन से बोर्ड देख लेते हैं। परमिसिबल लिमिट ऑफ सॉइल लॉसेस,
इंडिया में कि मतलब इतना जो सॉइल लॉस होगा तो उसको परमिसिबल या नॉर्मल माना जाएगा, वो है 12 टन पर हेक्टेयर पर ईयर। अगर 1 हेक्टेयर में 1 साल में 12 टन जो सॉइल है या सॉइल पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है या उनका इरोजन हो रहा है, तो वो क्या माना जाएगा, परमिसिबल या नॉर्मल माना जाएगा। रेट ऑफ सॉइल इरोजन इन इंडिया, रेट, लेकिन जो रेट ऑफ सॉइल इरोजन इंडिया में है वो कितनी, 16 टन प्रति हेक्टेयर। परमिसिबल है कितनी, 12 टन, लेकिन जो इंडिया में है वो 16 टन, मतलब लगभग 4 टन, 4 टन पर हेक्टेयर पर ईयर, जिनमें से डिफरेंस जो इनका बच रहा है वो इरोज हो रही है सॉइल इंडिया में, क्योंकि परमिसिबल तो 12 है लेकिन इंडिया में हो रही है कितना, 16 टन हो रही है। तो जो बीच का जो डिफरेंस है, मतलब जो 4 टन लगभग है, वो क्या हो रहा है, इरोजन है इंडिया में। तो ये आपने पूरा आज इरोजन देखा। अब अगले टॉपिक में हम कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन से टॉपिक को कवर करना है विद ट्रिक के साथ, और अच्छी अच्छी ट्रिक लेके आऊँगा एग्रीकल्चर के सारे टॉपिक्स की। तब तक के लिए अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।